हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, ये वीडियो गणित के पैडागोगी का मैराथन वीडियो है। इसमें हम जितने भी पैडागोगी से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे सीटेट में आपको पैडागोगी में 15 नंबर में से आपको 12 से 14 नंबर तक आप ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, मैराथन वीडियो। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होता है मैथ का अर्थ, क्या होता है गणित का अर्थ, क्या होता है। सबसे पहले हमको ये जानना, गणित की पैडागोगी समझने से पहले हमको गणित की अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, गणित का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, यह कहना कठिन कार्य है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसका मानव जीवन से पुराना संबंध है। भारत में गिनती हेतु प्राचीन शब्द गणन का प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसी से गणित शब्द की उत्पत्ति हुई। गणित को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। गणित मापने, तौलने, गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित अनेक औजारों से भरा हुआ बक्सा है, जिसके द्वारा शब्द के कथित समस्याओं अथवा प्राकृत की क्रियाओं को उचित सूझबूझ व तर्क शक्ति द्वारा संकेतों की शब्दावली से परिवर्तित करके उचित प्रकार से समझा जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा गणित क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि गणित गणन शब्द से उत्पत्ति हुई है, और इसमें हम लोग गणित में मापने, तौलने, गिनने की क्रियाएं से संबंधित है। तो अब आइए देखते हैं गणित की परिभाषा। गणित की मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जो कांट के अनुसार प्राकृत विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक वह गणितीय है। ये कांट महोदय के अनुसार है। बेंजामिन पियर्स के अनुसार गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। बैटेंट रेसल के अनुसार गणित एक ऐसा विषय है जिससे यह कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि किस विषय में बातचीत हो रही है, या जो भी कुछ कहा जा रहा है वह सत्य है। हेनरी पायकर्स के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। वर्थलॉट के अनुसार गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर गणित को मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जा सकता है, जो कि अत्यंत आवश्यक चिंतनशील होता है। गणित की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अब आइए देखते हैं गणित की प्रवृत्ति कैसी होती है। गणित की प्रकृति को दर्शन के आधार पर निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। गणित की प्रकृति के साथ अन्य विषयों की प्रकृति जुड़ी है, क्योंकि गणित का प्रयोग हम विषय में किया जा सकता है, हर विषय में किया जा सकता है। गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों का द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी व वास्तविक होता है। गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, वह इसकी सहायता से अमूर्त को स्थूल से परिवर्तित किया जा सकता है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। गणित में प्रयुक्त पदों, अवधारणाओं, प्रत्ययों, सूत्रों, संकेतों व सिद्धांतों के आधार पर गणित को अलग लिपि या भाषा कहा जा सकता है। गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याएं, स्थान, मापन आदि का प्रयोग किया गया है, जो अन्य विषयों में भी प्रयुक्त किया जाता है।
गणित का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ मैथ। अब आइए देखते हैं गणित का महत्व क्या है। गणित को निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य यहाँ पर प्रयोग, पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत तथा सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं जो कि उनकी भाषा को जन्म देता है, जैसे कि लाभ, हानि, संख्याएं, कोष्ठक व किलोग्राम आदि। गणित में वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चूंकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होता है, अतः इस पर भरोसा किया जा सकता है। तीसरा है, इस विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इन ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है तथा सत्यापन किसी भी स्थान का समय पर किया जा सकता है। यह ज्ञान समय तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। गणित की ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक एक क्रम में होता है, जिससे उसको एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे हम एक बार जो चीज समझ लें, गणित का ज्ञान से हम एक बार तर्क रूप से, स्पष्ट रूप से ठीक ज्ञान सीख लेना, तो उसे हम भुला नहीं सकते। अब आइए देखते हैं गणित शिक्षण की उपयोगिता। गणित के महत्व व उपयोगिता को निम्न प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है। पहला, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक, भौतिक सभ्यता का आधार, बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक, कलाओं के सृजन में सहायक, अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में उपयोगी, विज्ञान की रूह में या आत्मा। अब आइए देते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में प्रायः उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहारगत प्रतिफल। पहला है, बालक गणित से डरने की अपेक्षा उसका आनंद उठाए तथा गणित की समस्याओं के समाधान में प्रसन्नता का अनुभव करे। दूसरा पॉइंट है, बालक केवल गणित के सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं को ही न करे, अपितु महत्वपूर्ण व उपयोगी गणित सीखे। बालक व्यर्थ की समस्याओं की अपेक्षा सार्थक समस्याओं को उठाए और उन्हें हल करे। आइए देखते हैं गणित शिक्षण का ध्येय, एम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से गणित के ध्येय को व्यक्त कर सकते हैं। समाज, व्यक्ति, ज्ञान। अब क्या ध्येय है? पहला है, मानसिक व बौद्धिक विकास करने का ध्येय, सांस्कृतिक ध्येय, जीवनोपार्जन तथा व्यवसायिक ध्येय, आनंद प्राप्ति व अवकाश के सदुपयोग का ध्येय, गणित का प्रयोगात्मक मूल्य की प्राप्ति का ध्येय, अनुशासन संबंधी ध्येय, सामाजिक ध्येय, चरित्र निर्माण का ध्येय, अन्य विषयों के अध्ययन तथा आगामी शिक्षा प्राप्ति में सहायक। ध्येय का निर्धारण, उद्देश्य के स्रोत, उद्देश्य का निर्माण, उद्देश्य मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आधार से लिए होते हैं। उद्देश्य के निर्माण में मुख्यतः 3 तत्व हैं जो इनमें से अधिकांश को पूर्ण करते हैं: समाज, सोसाइटी, व्यक्तिगत, इंडिविजुअलिटी, ज्ञान की प्रकृति। लक्ष्य व उद्देश्य में अंतर, लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, ये पूरे राष्ट्र तथा समाज की प्रकृति को देखकर निर्धारित किए जाते हैं और इनकी पूर्ति की जिम्मेदारी समाज के सभी व्यक्तियों, विद्यालयों तथा पूरे राष्ट्र पर होता है। उद्देश्य है, ये लक्ष्य के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं तथा इन्हें शिक्षक निर्धारित करते हैं व प्राप्त करते हैं। दूसरा है, ये समग्र विषय तथा शिक्षा व्यवसाय से संबंधित होता है। ये उप विषय तथा विभिन्न प्रकरणों से संबंधित होता है। ये प्रश्न का उत्तर होता है कोई विषय क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और उद्देश्य क्या है, ये इस प्रश्न का उत्तर होता है कि किसी पाठ प्रकरण की समाप्ति पर क्या प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, ये समस्त शिक्षण व्यवस्था को दिशा प्रदान करता है। उद्देश्य है, ये किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे भागों में बांटा होता है
जो किसी निश्चित बिंदु को दिशा देता है। पांचवा, ये अनिश्चित तथा अस्पष्ट होता है। ये उद्देश्य है, ये निश्चित, स्पष्ट, टू द पॉइंट होता है। ये एक प्रकार के आदर्श होता है जिन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उद्देश्य होता है, ये पाठ की समाप्ति के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। अगला है, इसकी प्राप्ति में बहुत धन तथा अधिक समय लगता है, अर्थात ये दीर्घकालीन होता है। उद्देश्य है, यह पाठ की समाप्ति के पश्चात अल्प व्यय करने पर ही प्राप्त होता है, अतः इन्हें तुल्यप्राय उद्देश्य कहा जाता है। ये क्षेत्र, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। किसका? उद्देश्य का। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, उद्देश्य क्या होता है? इसकी क्षेत्र विशिष्ट व सीमित होता है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष होता है। और लक्ष्य क्या होता है? परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये औपचारिक होता है। ये लक्ष्य क्या होता है? ये कार्यपरक व व्यवहारिक होता है। अब आइए देखते हैं ब्लूम का उद्देश्य। क्या कहते हैं ब्लूम? शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण का विचार बोस्टन में आयोजित परीक्षणों का सम्मेलन में 1948 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा लिया गया तथा इसमें निर्णय लिया गया कि उद्देश्यों का वर्गीकरण के मुख्यतः तीन उद्देश्य हैं: शैक्षिक उद्देश्य, तार्किक सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। बेंजामिन एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की परिभाषा देते हुए कहा कि शैक्षिक उद्देश्य वह लक्ष्य मात्र ही नहीं होता है जिसकी सहायता से पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है या अनुदेशन के लिए निर्देशन दिया जाता है, अपितु यह मूल्यांकन प्रक्रिया के विशिष्टीकरण में सहायक होता है। इस प्रकार के उद्देश्य के लिए मुख्यतः छात्रों के सोचने विचारने अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्ष को सम्मिलित किया गया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो उक्त तीनों पक्ष 3D सिद्धांत अर्थात हेड, हार्ट और हैंड से संबंधित है। हेड अर्थात मस्तिष्क से संबंधित संज्ञानात्मक पक्ष, हार्ट अथवा भाव, फीलिंग से संबंधित भावात्मक पक्ष, हैंड अर्थात क्रिया से संबंधित शारीरिक क्रियात्मक पक्ष या शारीरिक पक्ष। इसमें से ज्ञानात्मक पक्ष को बेंजामिन एस ब्लूम तथा उनके साथियों ने 1956 में विभाजित किया। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, क्रेथवाल तथा मसीह 1964 में, मनोक्रियात्मक का वर्गीकरण सिम्पसन 1969 ने किया था, जो अग्र लिखित है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। ज्ञान, संज्ञानात्मक पक्ष क्या क्या हो जाएंगे? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष ग्रहण करना, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, अवधारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। और मनोक्रियात्मक क्या हो जाएगा? अनुकरण, कार्यवाही या परिचालन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत या कौशल। अब आइए देखते हैं अगला, शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य का महत्व। शैक्षिक उद्देश्य की महत्ता उसके निम्नलिखित कार्यों से स्पष्ट होता है। समस्त शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य बिंदुओं, प्रकृति और दिशा को निश्चित करना, विषय वस्तु के चुनाव व गठन में सहायता देना, शैक्षिक प्रक्रिया व सामग्री आदि के स्थिरीकरण व मूल्यांकन में दिशा निर्देशन देना, विद्यार्थियों की योग्यता के निर्धारण में सहायता देना, पिछड़े व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचानने में सहायता देना। तो अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। विद्यालय पाठ्यचर्या उन सभी क्रियाकलापों का समूह होता है जिन्हें अध्यापक गण तथा छात्र एक साथ मिलकर शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में आयोजित
करते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठचर्या को अत्यधिक विशिष्ट महत्व प्राप्त है। पाठचर्या के आधार पर ही शिक्षा संस्थाओं के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का समुचित ढंग से आयोजन करना संभव हो पाता है। पाठचर्या का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। प्रस्तुत खंड में पाठचर्या के संबंध में चर्चा की जा रही है। पाठचर्या अंग्रेजी शब्द कैरिकुलम का हिंदी रूपांतर, जबकि कैरिकुलम शब्द वस्तुतः एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ दौड़ का मैदान है। पाठचर्या का क्षेत्र प्रायः कक्षा में दिए गए ज्ञान तक ही सीमित रखा जाता है, परंतु वास्तव में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। पाठचर्या के अर्थ व संप्रत्यय के संबंध में विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत विचारों को आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। कनिंघम के अनुसार पाठचर्या कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपने स्टूडियो या स्कूल में अपनी सामग्री छात्रों को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुरूप ढालता है। तो ये कनिंघम के अनुसार था। टीपी नन के अनुसार पाठचर्या को मानवीय भावनाओं के विशाल जगत के लिए अस्थायी रूप से अत्यंत सार्थक है। फ्रॉवेल के अनुसार पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों को सार के रूप में समझना चाहिए। हेरोल्ड स्पियर्स के अनुसार पाठचर्या पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी के लिए नियोजित क्रियाओं तथा अनुभवों की श्रृंखला है जिसमें वे समाज के आदर्श सदस्य बन सके। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि पाठचर्या अनुभव का एक संगठित क्रम होता है जिसके अनुसार चलकर छात्र शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करते हैं। अर्थात पाठचर्या उन सभी क्रियाकलापों का एक औपचारिक संगठन होता है जो विषय से संबंधित होता है तथा छात्र अपने सत्र के अध्ययन में सीखता है। वास्तव में पाठचर्या बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक तथा निर्धारित अनुभव का संकलन मात्र है। पाठ्यक्रम से लाभ, बेनिफिट ऑफ कैरिकुलम। शिक्षा प्रक्रिया को समुचित ढंग से संचालित करने की दृष्टि से पाठ्यक्रम का होना एक अपरिहार्यता और पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम को एक स्पष्ट दिशा व गति प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के लाभों को निम्नवत लिखा जा सकता है। पहला है, अध्यापक को पाठ्य वस्तु एवं अध्यापन विधि का पूरा ज्ञान प्रारंभ से ही रहता है। उसे ज्ञात रहता है कि निश्चित समय में क्या क्या पढ़ना है। इसी के आधार पर वह वार्षिक कार्यक्रम बनाता है ताकि नियत अवधि में अपनी पाठ्यक्रम को भली भांति समाप्त कर दे। दूसरा है, छात्रों को पता रहता है कि नियत अवधि में क्या क्या पढ़ना है। छात्र घर पर तैयारी पाठ्यक्रम के विभिन्न उप विषयों व अध्यायों को दृष्टिगत रखते हुए करता है। तीसरा है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता उन शिक्षा शास्त्रियों एवं लेखकों को भी होती है जो विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्य वस्तु सहायक पुस्तकें तैयार करते हैं। चौथा है, पाठ्यक्रम के आधार पर विभिन्न माध्यमिक परिषदों तथा विश्वविद्यालयों के स्तर की तुलना की जाती है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के 4 प्रमुख आधार पर दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, वैज्ञानिक आधार है। क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण संगठन करते समय शिक्षा के उक्त सभी आधारों तथा उनसे संबंधित सिद्धांतों को दृष्टि में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक औपचारिक, व्यवस्थित तथा बौद्धिक कार्य है जिसके निर्माण में अनेक बातों का ध्यान रखना अपरिहार्य होता है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, मानव जाति के अनुभवों का सिद्धांत। जीवन से
संबंध का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, नम्यता का सिद्धांत, बालकों को केंद्र मानने का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, रचनात्मकता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के प्रकार, पाठ्यक्रम के संगठन तथा विषय वस्तु के आधार पर पाठ्यक्रम भी अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्नवत है। पहला, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। गणित शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है, अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान के उपाय ढूंढना है। गणित शिक्षण की समस्याएं, बच्चे में गणित को लेकर डर और असफलता का भाव है। पाठ्यचर्या जो छोटे से प्रतिभाशाली वर्ग के साथ अपनी सहभागी बड़े वर्ग दोनों को ही निराश करती है। मूल्यांकन की अपरिष्कृत विधियां हैं जो गणित को गणनाओं के दृष्टिकोण से देखती है। चौथा है, गणित शिक्षण के लिए शिक्षकों की तैयारी और सहायता का अभाव। पांचवा है, व्यवस्थागत समस्याएं। छठवां, यह पाठ्यक्रम केवल इसमें विमुख होने वाले बातों के लिए निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कई चुनौतियां पेश करती है। सातवां है, समस्याएं अभ्यास व मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है और दोहराव ग्रस्त है। इसमें संगणना पर आधारित जोर दिया गया है। इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणितीय समस्याओं का विश्लेषण हेतु प्रमुख सुझाव। गणित शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना, प्रत्येक विद्यार्थी को सफल के भाव के साथ जोड़ना, अभ्यर्थी नया गणितज्ञ के सामने संकल्पनात्मक चुनौतियां प्रदान करना, आकलन पद्धति को बदलना जिसमें विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीय योजनाओं की परख हो। पांचवा, विविध गणितीय संसाधनों से शिक्षक का संवर्धन करना। छठवां, सभी बच्चे गणित सीख सके और सभी बच्चे को गणित सीखने की जरूरत है, इसलिए सभी को गुणवत्तापूर्ण गणित की शिक्षा दें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण, टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। पहला है, शिक्षण मुख्यतः क्रियाकलाप आधारित होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे के पर्यावरण से जुड़े अनुभवों को शिक्षण में स्थान देना चाहिए। तीसरा, औपचारिक शिक्षण नहीं होना चाहिए, शिक्षक को बच्चे का अवलोकन करते हुए उनका मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा, कक्षा से बाहर व भीतर दोनों जगह पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन शिक्षण मुख्यतः गतिविधि परक होना चाहिए। पांचवा, कक्षा 1-2 में विषय वस्तु व उनमें संबंधित क्रियाकलाप के बीच कोई कठोर क्रम नहीं रखना चाहिए। छठवां, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्न को पहचानने, अभिव्यक्त करने और समझने पर या समस्याओं के हल में आकलन करने और अनुमान का इस्तेमाल करने, संबंध और पहचानने और संप्रेषण व तर्क की दृष्टि से भाषागत कौशल के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला चैप्टर है गणित की भाषा। गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, इसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। तो गणित की अपनी भाषा लैंग्वेज है जिसमें गणित पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र तथा संकेतों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है।
गणित के पद्धतों अथवा संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वास्तव में गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिससे विद्यालयी शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोग दृष्टिगोचर होती है। गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा, परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित का आरंभ गिनती से ही हुई है और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसका विशेष क्षेत्र है। इसलिए गणित को संख्या तथा स्थान का विषय भी कहा जाता है। इसकी सहायता से बालक में अमूर्त तथा तार्किक चिंतन का विकास होता है। साथ ही इसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता आदि गुणों के विकसित होने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। किसी राष्ट्र या समाज की संस्कृति की अपनी अलग ही विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति के अनुमान उस राष्ट्र या समाज के निवासियों के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। गणित का इतिहास विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ हागवेन ने लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। हॉगबेन, गणित हमें केवल सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित नहीं कराता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत एवं उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में भी सहायता प्रदान करता है। गणित विषय को संस्कृति एवं सभ्यता का सृजनकर्ता एवं पोषक माना जाता है। रस, छंद, अलंकार, संगीत के सभी साज समान, चित्रकला एवं मूर्तिकला आदि सभी अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर ही निर्भर होता है। संस्कृति किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण, व्यू ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। इस प्रकार नए नए आविष्कारों से हमारे जीने के ढंग, सभ्यता एवं संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गणित हमें केवल अपने देश की पृष्ठभूमि से ही परिचित नहीं कराता, बल्कि राष्ट्रीयता का संदेश भी देता है। गणित के अध्ययन से ही यह पता चलता है कि आज का मानव जो भी भौतिक उन्नति प्राप्त करने में सफल हुआ है, वह कभी इतना असभ्य और अनभिज्ञ था कि उसे एक से आगे गिनती भी नहीं आती थी। गणित के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई वह किसी एक राष्ट्र, वर्ग, जाति या धर्मानुयायियों का कार्य नहीं है और न ही किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति। मानव निर्मित दीवारों की परिधि भी गणित के ज्ञान तथा नवीन अनुसंधानों को बांध कर नहीं रख सकती है। किसी एक देश द्वारा किया गया आविष्कार ज्ञान तथा उसकी सीमाओं को पार करके अंतरराष्ट्रीय विषय बन जाती है। यही गणित तथा विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली उन्नति या प्रगति का रहस्य। वर्तमान समय की यह आवश्यक है कि दुनिया भर के सभी गणितज्ञ, वैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्री परस्पर मिलकर कार्य करें, क्योंकि एक राष्ट्र द्वारा की गई खोज का अन्य देशों में चल रहे अनुसंधानों पर तत्काल असर पड़ता है। कोई भी राष्ट्र चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, वह अकेले इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसे अन्य देशों में होने वाले अनुसंधान की जानकारी न हो। ये सभी प्रमाण गणित के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के द्योतक हैं। इस प्रकार सारांश रूप में कहा जा सकता है कि हमारे जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो गणित के ज्ञान से किसी न किसी रूप में प्रभावित तथा संबंधित हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में गणित के दैनिक जीवन
वह राष्ट्रीय विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि यह वास्तविक है कि गणित को अधिकांश बच्चे कठिन विषय समझते हैं। अतः विद्यालय और अध्यापक ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि सभी बच्चे के गणित के स्तर को उन्नत किया जा सके। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है। इस ज्ञान के भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि यह है कि ज्ञान की प्राप्ति का तरीका सीखा जाए, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जब वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति की मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर साल्ट्स महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। इस प्रकार प्रकृति का अध्ययन करने से बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों की अपनी निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं कल्पना, चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस संबंध में हॉब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे कि किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्कसम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली बात सोचने की शक्ति आती है। मानसिक गणित, मेंटल मैथमेटिक्स। मानसिक गणित का आशय उस प्रकार के गणित से है जिसमें कलम कागज की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि मौखिक गणित और मानसिक गणित लगभग एक सी क्रियाएं हैं, परंतु फिर भी इसमें कुछ सीमा तक अंतर है। मौखिक गणित साधारण श्रेणी का होता है। मौखिक गणित द्वारा केवल गणितीय संबंधी प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है, परंतु मानसिक गणित द्वारा बालकों में उतनी योग्यता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है कि दोनों को मन में ही हल कर ले। जहां तक हो सके बालकों को इस स्तर तक पहुंचाना चाहिए कि वे गणित के प्रश्नों को मन ही में निकाल लें। उनको कागज पेंसिल की सहायता लेनी चाहिए, जहां बिना कागज पेंसिल की सहायता से प्रश्न हल करना सरल न हो। मानसिक गणित ही व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। यह लिखित गणित में भी सहायक होता है। इससे बालकों में प्रश्न को शीघ्रता से हल करने की आदत पड़ती है। स्मरण शक्ति की वृद्धि के साथ साथ चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। कमजोर छात्रों की कठिनाइयां भी मानसिक गणित से पर्याप्त सीमा तक दूर होती है। अतः गणित के सफल शिक्षण के लिए मानसिक गणित बालकों के लिए आवश्यक है। मौखिक गणित, ओरल मैथमेटिक्स। मौखिक गणित विषय का बहुत ही आवश्यक अंग है, परंतु स्कूल में इसे या तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है या उचित स्थान पर नहीं दिया जाता। यही कारण है कि लिखकर बालक प्रश्नों को बड़ी शीघ्रता या शुद्धता से हल कर लेते हैं, परंतु जब उनकी आयु के अनुसार मौखिक प्रश्न दिया जाता है तो बालक कलम व कागज की सहायता लेने दौड़ते हैं। इसमें बालकों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको यही बताया गया है कि लिखित गणित ही सब कुछ है। मौखिक गणित का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, परंतु आजकल की शिक्षा प्रगति को देखते हुए इसे दृष्टिकोण बदलना चाहिए। मौखिक गणित
के महत्व को समझकर उसके पाठ्यक्रम में उपयुक्त स्थान देना चाहिए। हम जो लिखित गणित को ही सब कुछ समझ बैठे हैं उसे भूला जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि लिखित गणित या मौखिक गणित दोनों ही अपना अपना उपयुक्त स्थान होना चाहिए। किसी भी शिक्षा में किसी प्रकार की भी कमी नहीं रखनी चाहिए। लिखित कार्य, रिटेन वर्क, मौखिक कार्य की तरह लिखित कार्य का भी अपना महत्व है। लिखित कार्य के लिए मौखिक कार्य अपनी सहायता नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति भिन्न है। मौखिक रूप से बहुत से तथ्यों को याद रखना कठिन है, इसलिए लिखित कार्य का शरण लेनी पड़ती है। मनोविज्ञान के विचार में भी लिखित गणित की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक समय में एक ही विचार रहता है और अन्य विचार उसके बाहरी भाग में चले जाते हैं। इसलिए जब हम किसी क्रिया को मौखिक ही करते हैं तो क्रिया से संबंधित अन्य विचारों के समय पर याद करने में कठिनाई होती है तथा आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए गणित में लिखित कार्य अत्यंत आवश्यक है। गणित में लिखित कार्यों की पूर्ति करता है। विद्यार्थी द्वारा हल किए गए प्रश्नों की सूची का बोध होता है। जिन पाठों में मौखिक वार्तालाप होता है उनकी परख इसके द्वारा की जा सकती है। इसके द्वारा न केवल अंतिम परिणाम का ज्ञान होता है, बल्कि समस्या के बीच आने वाले पदों का परिणामों का बोध होता है, जिससे स्मृति पर अधिक जोर न लेना पड़ता है। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं, सामुदायिक गणित। सामुदायिक शिक्षा में गणित का महत्व क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन कम्युनिटी एजुकेशन। जो सामुदायिक गणित है इसका गणित में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा समाज के विभिन्न अंगों को निकट लाने के में सहायक विभिन्न आविष्कारों, सामाजिक कठिनाइयों, आवश्यकताओं आदि में सहायता देने में भी गणित का बहुत योगदान है, क्योंकि सभी वैज्ञानिक खोजों पर आधार गणित का विषय ही है। आदर्श शिक्षा वही है जो बालक को प्रारंभ से ही समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। नेपोलियन ने गणित के समाज महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। इस प्रकार समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित की मुख्य भूमिका रही है। वर्तमान में हमारी सामाजिक संरचना इतनी वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित नजर आती है, इसका श्रेय भी गणित को ही जानी चाहिए। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। हमारा दैनिक जीवन एवं व्यवहार पूर्ण रूप से गणित के ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक बात अथवा कार्य को समझने व समझाने के लिए हमें किसी न किसी रूप में गणित की आवश्यकता ही होती है। अपने दैनिक व्यवहार में घर, बाहर, बाजार, आय, व्यय आदि सभी में गणित के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। गणित के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति न तो अपने परिवार को सुचारू ढंग से चला सकता है और न ही समाज में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार हमारे जीवन का कोई भी पहलू गणित के प्रयोग से अछूता नहीं है। प्रातः काल जगने के बाद तथा रात में सोने से पूर्व तक गणित का उपयोग हमारी आवश्यकता हो जाती है। कब उठना
या जागना है, कब सोना है, कब फैक्ट्री अथवा ऑफिस आना है तथा किस समय पर कौन सा कार्य करना है आदि सभी व्यवस्थाएं गणित पर आधारित है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित हो अथवा महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि गणित के ज्ञान की आवश्यकता केवल इंजीनियर, उद्योगपति, बैंक कर्मी, डॉक्टर, गणित अध्यापक अथवा अन्य वित्तीय संसाधनों अथवा व्यवसायों से संबंधित व्यक्ति को ही है, बल्कि समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाला, बढ़ई, मोची आदि अन्य सभी व्यक्तियों को अपनी रोजी रोटी कमाने तथा अपने परिवार की देखभाल करने के लिए भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है अथवा आय व्यय करता है, उसे किसी न किसी रूप में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस संबंध में यंग महोदय का कथन सही प्रतीत होता है कि लौह, वाष्प और विद्युत के युग में जिस ओर भी मुड़कर देखे गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारा भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी समय में विज्ञान के सूक्ष्मतम नियमों, सिद्धांतों एवं उपकरणों का प्रयोग एवं प्रसार सर्वोपरि हो गया है, जिसका आधारशिला गणित ही है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग तथा तकनीकी व्यवसायों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के द्वारा ही संभव है। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग की स्थापना का आधार भी गणित ही है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आवश्यक ही होती है। तभी वह अपना जीवन यापन कर सकता है तथा अपने जीवन को सरस बना सकता है। सामुदायिक शिक्षा 3 माध्यमों द्वारा दी जाती है: प्राकृतिक, समाज और उद्योग। बालक का जीवन प्रकृति और समाज में बीतता है, इसलिए बेसिक शिक्षा प्रकृति और समाज से संबंध स्थापित करती है और उद्योग की वृद्धि में सहायक है। बालक को प्राकृतिक घटनाएं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे के निकलने का समय, उसकी स्थिति तथा दिशा, ऋतुओं तथा वर्षा आदि के ज्ञान में आवश्यक होती है। यह सब गणित द्वारा ही संभव है। इस प्रकार गणित प्राकृतिक घटनाओं को समझने में सहायक है। घर और समाज संबंधी समस्याओं जैसे खाने पीने, कपड़ा, मकान बनाने, लेने देने में उठने वाले खर्चे के हिसाब किताब, शादी, श्राद्ध और सामाजिक उत्सवों में हुए आय व्यय के ब्यौरों का सामना करना पड़ता है। ये सब समस्याएं भी गणित के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। इस प्रकार सामाजिक समस्या में भी गणित की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग में तो गणित का कदम कदम पर उपयोग है। सामाजिक शिक्षा में गणित पढ़ाने की उद्देश्य। सामुदायिक शिक्षा में गणित पढ़ाने का उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि अपने उद्देश्य को तथा घरेलू सामाजिक जीवन के संबंध में आने वाले हिसाब किताब की नाप तोल की समस्या को शीघ्रता से हल कर सके। अध्यापक को सामुदायिक शिक्षा में गणित पढ़ाते समय निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, बालक को दैनिक जीवन में काम आने वाले अंकों का भली भांति ज्ञान कराना चाहिए। उद्देश्य उद्योग और दैनिक जीवन में उठने वाली अन्य संख्या या ज्यामिति संबंधी समस्याओं को शीघ्रता और शुद्धता से हल करने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए।
तीसरा, बालकों को किसी विषय पर स्वयं सोचने की, एकाग्रचित होने की, उस पर सफल प्रयत्न करने तथा उसको शब्दों, संकेतों या चित्रों द्वारा सूक्ष्म में व्यक्त करने की अवसर प्रदान करनी चाहिए। सामुदायिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम, कैरिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स इन कम्युनिटी एजुकेशन, बालक को किसी विशेष परिस्थिति में गणित के जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वही बात उस समय बालक को पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसे करने से बालक रुचिपूर्ण गणित के ज्ञान को ग्रहण करता है। इस प्रकार वर्तमान आवश्यकता और बालकों की रुचि बेसिक शिक्षा में गणित का पाठ्यक्रम बनाने के मूल सिद्धांत है। यह पाठ्यक्रम बड़ा लचीला होता है। इसमें कोर्स की सूक्ष्म रूपरेखा दी गई होती है। अध्यापक पढ़ाते समय उस कोर्स में भी आवश्यक तथा बालकों की रुचि के अनुसार किसी भी विषय को चुनने में पूर्ण स्वतंत्र होता है। पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। कुछ लोग की ऐसी धारणा है कि सामुदायिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। सामुदायिक शिक्षा के लिए पुस्तकों की होना अनिवार्य है, परंतु ये पुस्तकें सामुदायिक शिक्षा के सिद्धांत पर लिखी जानी चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए जाए वे जीवन से संबंधित होनी चाहिए। प्रश्न वास्तविक हो, उसमें कृत्रिम झलक न रहे। प्रश्न करने के रखने का ढंग भी कर्मपूर्वक हो ताकि सरल प्रश्न पहले आए, फिर अंत में कठिन, सबसे कठिन मौखिक तथा मानसिक प्रश्न का भी समावेश होनी चाहिए। गणित की अच्छी पुस्तकों में पुष्टि के लिए कहीं न कहीं चित्र और कलाकृतियां, आकृतियां का होना अनिवार्य है। आइए अब देखते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन। औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यम से औपचारिक पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन के बारे में। तो गणित का मूल्यांकन, गणित शिक्षा में मूल्यांकन कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, औपचारिक क्या होता है, तो किसी चार दीवारी के बंद, जैसे विद्यालय क्या होता है, किसी चार दीवारी के बीच में बंद रहता है, तो क्या हो गया, औपचारिक हो गया। अनौपचारिक क्या हो गया, जो उन चार दीवारी से बाहर निकल के जो मूल्यांकन की जाती है। जैसे हमारे पिताजी हमसे पूछ दिए कि 2 और 3 कितना होता है, तो ये क्या हो गया, पिताजी, दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी, ये जब कोई गणितीय संबंधी कोई प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो गया। और जब विद्यालय में अध्यापक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा तो औपचारिक हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। गणित शिक्षा में मूल्यांकन क्या होता है। इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, मूल्यांकन योजनाबद्ध शिक्षा का अभिन्न भाग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न स्थलों पर विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन की आवश्यकता होती है, यथा अंगीकृत अवयवों को बदलने अथवा उनको मजबूत करने के लिए शिक्षार्थियों का उपलब्ध कराए गए अनुभवों के औचित्य और प्राप्ति के आकलन, शिक्षा एवं विद्यार्थियों की अगली कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन आदि स्थितियों में मूल्यांकन स्वाभाविक मूल आवश्यक बन जाती है। इसकी चालू प्रथाओं में बहुत कुछ वांछित ही रह जाता है। वर्ष के अंत में माध्यमिक बाह्य शिक्षा परिषद के अनुरूप प्रतिरूपित मूल्यांकन को अत्यधिक महत्व प्राप्त है। मूल्यांकन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, आधुनिक शैक्षिक विचारों और आवश्यकताओं के आकलन, निर्धारण का तथा परीक्षा में बदले मूल्यांकन पद को अस्तित्व प्रदान किया है। विकसित देशों में इसका उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत हो गया था। 6वीं शताब्दी तक
इन देशों में मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया था। भारत सहित विश्व में अन्य 9 विकसित देशों में इस अवधारणा का प्रवेश छठे दशक के उपरांत हुआ। विशेष रूप से भारत में एनसीईआरटी के अस्तित्व में आने से आधुनिक शिक्षा का नवीन अवधारणा सिद्धांतों तकनीकों विविधियों की व्यापक प्रसार के से अवसर उपलब्ध हुए। मापन मेजरमेंट मूल्यांकन इवैल्यूएशन पद टर्म का सकालिक पद मापन की अस्तित्व में आया। इसका विकास एल थॉर्नडाइक की इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी वस्तु जो अस्तित्व में होती है वह कुछ परिमाण में रहती है और जो वस्तु कुछ परिमाण में होती है मापन योग्य होती है। बैडफील्ड या मारडॉक के अनुसार किसी घटना की परिस्थिति की परिशुद्धता से चित्रांकित करने के लिए उसकी बीमाओं को प्रतीक प्रदान करने की प्रक्रिया है। परीक्षण टेस्ट अन्य विषय की भांति गणित में व्यापक अभिज्ञान की विभिन्न बीमाओं का मापन किया जाता है। प्राप्तांकों में उपलब्ध इन मापों के आधार पर प्रत्येक परीक्षाओं को नियमानुसार निर्धारित संवर्ग में रखा जाता है। इस संवर्ग के लिए निश्चित प्रतीक उसको प्रदान किया जाता है। विद्यालयों में नियमित रूप से उपयोग में आने वाले प्रमुख प्रतीक उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, औसत, प्रतिभावान, कमजोर, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रोन्नत आदि है। ये वास्तव में प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थी के निष्पादन के लिए अंतिम मापन के आधार पर दिया गया निर्णय है। अब मूल्यांकन की प्रकृति नेचर ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का कोषार्थ किसी प्रेक्षण, निष्पादन परीक्षण या प्रत्यक्ष मापन से प्राप्त अथवा अनुमति दत्त पर मूल्य निर्णय है। इस प्रकार मूल्यांकन में मापन और निर्णय सम्मिलित है। अतः मूल्यांकन को निम्नलिखित गणितीय कथन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल्यांकन मापन प्लस निर्णय। इसकी त्रिविमीय सूत्र अंतर क्रियाओं को प्रक्रियाओं के रूप में निम्नलिखित त्रिभुज द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। गणित के लक्ष्य का उद्देश्य गणित की विषय वस्तु मापन एवं मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अनुभाग 8.23 के अनुसार निष्पादन का मूल्यांकन किसी शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग है। स्वस्थ शैक्षिक आयु के साथ अवयव के रूप में परीक्षाओं को शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नियोजित किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि प्रमुख उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था की पुनर्रचना है, जिसमें ऐसी मूल्यांकन प्रणाली का आश्वासन हो जो कि विद्यार्थी के विकास का वैध एवं विश्वसनीय माप हो तथा शिक्षण और अधिगम के सुधार के लिए शक्तिशाली साधन हो। मूल्यांकन की तकनीकें सैद्धांतिक और अनुभूत आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि में देखें तो गणित में मूल्यांकन की प्रमुख तकनीकें इस प्रकार सूचीबद्ध की जा सकती है कि परीक्षा, पूर्वानुमान परीक्षा, निदान, उपलब्धि परीक्षण, योजना, कार्य अनुभव, गुणवत्ता, अभियोग्यता परीक्षण, अभिवृत्ति मापनी, अभिरुचि तालिका प्रेक्षण, साक्षात्कार, आकस्मिक निरीक्षण, अभिलेख, प्रश्नावली निर्धारण मापनी एवं संचित अभिलेख। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से नियमित गणित शिक्षण के लिए परीक्षा, परियोजना कार्य अनुभव, उपलब्धि परीक्षण, पूर्वानुमान, निदान, प्रेक्षण और संचित अभिलेख महत्वपूर्ण है। गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। गणित के
छात्रों से तथ्य सीखने, संबोध, संप्रत्यय विकसित करने, संकेतों का प्रयोग करने, प्रक्रिया एवं प्रतिविधि विधियों में स्वामित्व प्राप्त करने, सामान्यीकरण करने, गणितीय विचार को वास्तविक स्थितियों में प्रस्तुत करने, निगमन तर्क क्षमता प्राप्त करने आदि की अपेक्षा करते हैं। मूल्यांकन छात्र में ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, मनोक्रियात्मक पक्ष में विकास की उपयुक्तता की जांच करता है, जिसके लिए विभिन्न जांच एवं परीक्षाएं आयोजित की जाती है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के दुर्बल पक्षों का पता लगाकर उनकी योग्यता, क्षमता स्तर एवं व्यवहार में सुधार हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा का उद्देश्य सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकन के साधनों के मध्य मूल्यांकन का कार्य सतत चलता रहता है। सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन उस प्राचीन परंपरा का ही एक अधिक व्यवस्थित एवं औपचारिक रूप है जिसमें शिक्षण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रिमासिक, अर्धमासिक, वार्षिक परीक्षाओं के द्वारा अपने छात्रों के ज्ञान, बोध एवं कौशल का मापन करते थे तथा उन्हें सुधार हेतु अपेक्षित पृष्ठ पोषण फीडबैक प्रदान करते थे। यह प्रक्रिया अभी भी लागू है। सतत मूल्यांकन वस्तुतः परीक्षा सुधार के दो कार्यों पर आधारित है। जो व्यक्ति शिक्षण कार्य करे वही व्यक्ति मूल्यांकन का कार्य भी करे। मूल्यांकन कार्य सत्रांत में न होकर संपूर्ण सत्र की समावधि में लगातार होते रहे। व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु उसकी शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ सशैक्षिक क्षेत्रों का वैयक्तिक सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। सशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके महत्व को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 के अनुसार इसे अनिवार्य कर दिया गया है। उपयुक्त समस्त एवं सशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु निम्नांकित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन में वे गुण व्यवहार समाहित होते हैं जिन्हें हम बालकों में विकसित होते देखना चाहते हैं। जब बालक काम कर रहे होते हैं तब उनमें अपेक्षित गुणों एवं व्यवहारों की उपस्थिति अनुपस्थिति का अवलोकन किया जाता है। स्व मूल्यांकन चेकलिस्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन चेकलिस्ट। सशैक्षिक एवं व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में स्व मूल्यांकन का विशेष महत्व है। चेकलिस्ट की सहायता से बालक अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं। बालक द्वारा किया गया मूल्यांकन शिक्षक के लिए मार्गदर्शक के रूप में होता है। पोर्टफोलियो बालक के समग्र व्यक्तित्व का आकलन है। इसके अतिरिक्त यह भाषाई कौशल के साथ साथ कला, गायन, नृत्य, अभिनय, चित्रकारी आदि के आकलन में भी महत्वपूर्ण विधि है। इससे बालक के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति का मूल्यांकन होता है। बालकों द्वारा पूरे सत्र दौरान में की गई विभिन्न गतिविधियों के चलते गीत, चित्रकारी, पेंटिंग, सृजित रचना, कहानी, कविता आदि मौखिक उल्लेखनीय कार्य का फोल्डर फाइल में व्यवस्थित रूप से पोर्टफोलियो के रूप में संधारित किया जाता है। पोर्टफोलियो में हम जितने भी उसके क्रिया होते हैं पूरे साल भर का, उसके हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना के रखते हैं, वही पोर्टफोलियो होता है। आइए अगला चैप्टर देखते हैं, शिक्षण की समस्याएं। गणित शिक्षण में अधिगम की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की गणित विषय को सीखने संबंधी भिन्न भिन्न कठिनाइयों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु गणित विषय के अंतर्गत विभिन्न नैदानिक परीक्षणों की व्यवस्था की जाती है। शिक्षक द्वारा नैदानिक परीक्षणों द्वारा छात्रों की कमजोरियों का पता करके निदान किया जाता है। गणित विषय में
के छात्रों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी समस्याएं, आइए एक एक करके देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गणित विषय में प्रारंभिक स्तर पर रुचि न ली जाती है। कक्षा के अंतर्गत प्रभावशाली व मंद बुद्धि विभिन्न छात्रों की समस्या व सीखने के स्तर से संबंधित समस्या। छोटे बालकों द्वारा अंक के भाव बोध को समझने में कठिनाई। नेक्स्ट पॉइंट है बालक या छात्र द्वारा गंदा या तिरछा लिखा जाना। अगला पॉइंट है जल्दी जल्दी में ब्लैक बोर्ड से गलत अंक उतार लेना। नेक्स्ट पॉइंट है गणित शिक्षा में मौखिक विधियों का जल्दी न समझ आना। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों की गणित विषय को समझने की धीमी गति होना। नेक्स्ट पॉइंट है गणित शिक्षक द्वारा गणित के अंकों की जांच ठीक प्रकार से न करना। अब आइए देखते हैं गणित समस्याओं का, शिक्षण समस्याओं का निदान, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ टीचिंग। विद्यालय में छात्र भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं तथा शिक्षक विषयों को पढ़ाते हैं। विषय शिक्षण में शिक्षक के सम्मुख एक ही उद्देश्य प्रमुख रूप से होता है कि छात्र विषय को भली भांति समझ ले, जिससे उसका साफल्य उच्च कोटि का हो। इसके साथ ही छात्र के सम्मुख भी यही लक्ष्य होता है कि उस विषय की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करे, जिससे उसका कक्षा में उच्च स्थान बन सके। वास्तव में उपर्युक्त लक्ष्यों दोनों की दृष्टि में सबसे ऊपर होता है, परंतु साफल्य से अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र प्रारंभ में से ही विषय के विभिन्न बिंदुओं को भली प्रकार से समझे तथा शिक्षक विषय पढ़ाते समय अपना ध्यान इन बिंदुओं पर रखे। ऐसा न करने से छात्र बहुत से बारीक तथा मुख्य बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त करने में सामर्थ्य नहीं रखता और फिर भी वह कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। परंतु प्रश्न केवल उत्तीर्ण होने का ही नहीं, बल्कि विषय की पूर्ण जानकारी है। साफल्य परक अचीवमेंट टेस्ट के आधार पर हमें छात्रों की सफलता का ज्ञान होता है तथा उसको भिन्न भिन्न श्रेणियां ABC में रखा जाता है। परंतु निदानात्मक परख डायग्नोस्टिक टेस्ट में से हम छात्र विषय में किन किन शिक्षण बिंदुओं को समझ पाए हैं उसका ज्ञान होता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, डॉक्टर को उस बुखार के लक्षणों का पता लगाता है कि अमुक बुखार मलेरिया है या टाइफाइड। इस पद्धति को निदान डायग्नोसिस कहते हैं। सही निदान के आधार पर बीमारी का उपचार किया जाता है और बुखार का निवारण हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान के ज्ञान से ही निदान का कार्य शिक्षा क्षेत्र में भी लिया गया है। परंतु प्रश्न यह है कि शिक्षा में किसका निदान करें। प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति होती है तथा उसके अपने शिक्षण बिंदु होते हैं जो दूसरे विषय से भिन्न होते हैं। प्रत्येक विषय के अपने पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र, क्रियाएं होती हैं जो दूसरे से भिन्न होती है। इस प्रकार गणित विषय शिक्षण में शिक्षक को एक प्रकार के पद, प्रत्यय आदि को छात्रों तक पहुंचाना होता है। यह कार्य प्रारंभ से ही, जब से विषय शिक्षण किया जाता है तभी से शिक्षण बिंदुओं की स्पष्टता शिक्षक को हो जानी चाहिए। तभी वह छात्रों को गणित सही ज्ञान दे सकता है। साथ ही छात्र को गणित का सही ज्ञान संभव हो सकता है। अब आइए अगला देखते हैं गणित में निदान हेतु पथ, स्टेप ऑफ डायग्नोसिस वर्क इन मैथमेटिक्स। पहला पॉइंट है
छात्रों को गणित में किन किन भिन्न भिन्न पदों, प्रत्ययों, चिन्ह, तथ्य आदि जिसका सही ज्ञान न हुआ हो उसका पता लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक पद, प्रत्यय, तथ्य, चिन्ह आदि कितने छात्रों को स्पष्ट नहीं है, इसमें छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करके उच्च प्रतिशत से निम्न प्रतिशत के रूप में रखा जाता है। इसका कारण यही है कि यदि किसी गणित के प्रत्यय को अधिक छात्र नहीं समझ पाए हैं तो इसका उच्च प्रतिशत आएगा और सबसे प्रथम उसका उपचार किया जाएगा। इसके बाद उससे कम प्रतिशत वाले प्रत्यय का उपचार किया जाएगा। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी प्रत्ययों का छात्रों को सही ज्ञान न हो पाए। तीसरा सोपान यह है कि जो भी पद, प्रत्यय, तथ्य आदि छात्रों को स्पष्ट नहीं हुआ, उनके स्पष्ट न होने के कारणों को जानना चाहिए। एक बार सही कारण का ज्ञान होने पर उसके निवारण का सही उपचार संभव हो सकता है। छात्रों को गणित संबंधी पद, प्रत्यय, तथ्य आदि स्पष्ट न होने का भी भिन्न भिन्न कारण है। पहला है कारण पिछली कक्षा की ओर से चली आ रही कमी। यदि छात्र का पिछली कक्षा में गणित के पद, प्रत्यय, तथ्य आदि भली प्रकार से स्पष्ट नहीं हुआ हो तो नवीन ज्ञान जिसका आधार पिछली कक्षा का ज्ञान होता है उसको समझने में रुकावट पैदा होती है। इसलिए नवीन ज्ञान देने से पहले उसकी कमियों को ज्ञात कर उनका निवारण किया जाना आवश्यक है। कक्षा में इन कमियों का ज्ञान निदानात्मक परख द्वारा संभव है। दूसरा पॉइंट है कक्षा में शिक्षण करने से पहले उसकी वास्तविक आवश्यकता जान लेनी चाहिए। छात्रों की सफलता इनकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। इससे उनके सीखने, लर्निंग में सुविधा होती है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि छात्र की गणित विषय के अध्ययन में रुचि न हो और न आवश्यक प्रेरणा, तो छात्र गणित में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। छात्रों को गणित के प्रत्यय स्पष्ट नहीं हो पाते हैं यदि उनकी योग्यता औसत से कम होती है तो ऐसी स्थिति में छात्रों को गणित का प्रत्यय स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अतिरिक्त गणित विषय संबंधी पुस्तकें अथवा सहायक सामग्री विद्यालय में उपलब्ध न हो तो शिक्षक को शिक्षण रोचक बनाने में कठिनाई होती है। गणित के उपयुक्त पाठ्यक्रम के अभाव में भी छात्रों को विषय ज्ञान स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। यदि गणित का शिक्षक शिक्षण में भिन्न भिन्न नवीन विधियों का प्रयोग नहीं करता है तो विषय को समझने में मुख्यतः औसत तथा औसत से नीचे के छात्र को कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। अब आइए देखते हैं छात्रों में गणित में कमजोरी का कारण। क्या क्या कारण है कि छात्र गणित में कमजोर होते हैं। छात्रों में गणित अध्ययन करते समय बहुत से शिक्षण बिंदु स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। इन कमियों को जानने हेतु भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे सफल विधि यह है कि छात्र से समय समय पर कक्षा तथा बाहर के गणित संबंधी प्रश्न पूछे जाएं। प्रश्नों के उत्तर से यह पता चलता है कि छात्र में क्या कमी है। इन कमियों को लगातार नोट करते रहना चाहिए। छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है जिससे कक्षा शिक्षण ठीक प्रकार समझ में आ जाए। गृह कार्य का विश्लेषण करने पर ही उनकी कमियों का पता चलता है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट है गणित में मौखिक कार्य का अपना महत्व है। मौखिक कार्य द्वारा भी इनकी कमियों का आभास होता है। कभी कभी छात्रों के साक्षात्कार के द्वारा भी छात्रों की गणित में कमियों का ज्ञान होता है। छात्रों की कमजोरी का पता उनकी उत्तर पुस्तिका के विश्लेषण द्वारा ज्ञात होता है।
इसके अतिरिक्त औपचारिक अनौपचारिक परिस्थितियां जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय, गणित संबंधी गोष्ठियां, गणित मेला आदि में उनके व्यवहार का निरीक्षण करके भी छात्रों की कमजोरी का पता चलता है। कभी कभी साफल्य परक अचीवमेंट टेस्ट के विश्लेषण से भी छात्रों की कमजोरी का पता चलता है। गणित के क्षेत्र में छात्र निम्न प्रकार की गलतियां या त्रुटियां करते हैं। ये त्रुटियां उपयुक्त विधियों द्वारा ज्ञात होती है। गणित में प्रयोग होने वाले चिन्हों का गलत प्रयोग करते हैं। भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग करते हैं। भाग देने में तथा गुणा करने में हासिल का गलत प्रयोग, भिन्न में हर तथा अंश का गलत प्रयोग, दो या अधिक प्रत्ययों में गलत अंतर करते हैं। समीकरण गलत बनाना, ज्ञात तथा अज्ञात राशियों का स्पष्ट ज्ञान न होना, रेखा गणित के चित्रों की बनावट सही न बना सकना, गणित के उपकरणों का गलत प्रयोग करना, भाषा को गणित की भिन्न भिन्न इकाइयों में प्रदर्शित न करना, एक इकाई से दूसरे में परिवर्तन करना, औसत, प्रतिशत, एलसीएम, एचसीएफ आदि का ज्ञान न होना, तर्क तथा भिन्नता ज्ञात करने वाले प्रश्नों के सही उत्तर देना। गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री, क्या क्या गणित के शिक्षण में अधिगम की सामग्री, किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? तो श्रव्यदृश्य सामग्री वह सामग्री या साधन है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। वे प्रक्रियाएं इसमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेते हैं। दृश्य शब्द साधन या सामग्री कहलाती है। कोठारी आयोग के द्वारा 1964-66 ने अपनी रिपोर्ट में कहा, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। यह देश में एक शैक्षणिक क्रांति ला सकता है। अब आइए देखते हैं दृश्य शब्द सामग्री, आपेक्षिक सामग्री, अआपेक्षिक सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री क्या क्या है? आप प्रक्षेपित सामग्री, फिल्म पट्टिका प्रेक्षण, स्लाइडर प्रोजेक्ट, चित्र विस्तारक, ओवरहेड स्लाइड, रंगीन स्लाइड, चलचित्र और लूप। अआपेक्षित क्या क्या है? शामपट या चाकबोर्ड, चार्ट या पेपर रेखा, फ्लैशनल बोर्ड, सूचना बोर्ड, मॉडल, डायोरामा, क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, टेलीविजन, रेडियो, वीडियो एंड टेप रिकॉर्डर। प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री क्या क्या हो जाएगा? शैक्षिक यात्राएं एवं भ्रमण, प्रयोग, व्यक्तिगत प्रयोग, प्रयोजन। अब आइए आगे देखते हैं दृश्य शब्द सामग्री का महत्व क्या क्या है? महत्व, यह शिक्षक के मौखिक अनुदेशों को कम कर विद्यार्थियों को उबने से रोकती है तथा शिक्षण में रुचि जागृत करती है। यह विद्यार्थियों के लिए उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करती है। कक्षा अंतःक्रिया को बढ़ाने में सहायक होती है। यह समय बचाती है तथा इससे अधिगम सुदृढ़ एवं दीर्घकालीन होता है। यह कक्षा कक्ष को जीवंत बनाने में सहायक होती है। यह विषय वस्तु की जटिलता को कम कर सरल बनाती है। दृश्य शब्द सामग्री के चयन के सिद्धांत, दृश्य शब्द सामग्री विद्यार्थियों की आयु, अनुभव व मानसिक स्तरानुसार होनी चाहिए। अत्यधिक बड़ी या सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए बल्कि सामान्य आकार में स्पष्ट होनी चाहिए। विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया पाठ का अंग होनी चाहिए। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य होनी चाहिए। विद्यार्थियों को सामग्री व विषय वस्तु का कुछ पूर्व ज्ञान हो जाना चाहिए। अधिगम सामग्री, लर्निंग मटेरियल क्या क्या है? तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई
क्रिया आरंभ होती है या सामना की गई परिस्थितियों द्वारा परिवर्तित की जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि क्रिया में परिवर्तन की विशेषता मूल प्रवृत्ति की प्रक्रिया, परिपक्वता या प्राणी की अस्थायी अवस्थाओं के आधार पर उन प्रक्रियाओं को समझाया न जा सके। सहायक सामग्री क्या हो जाएगा? श्यामपट्ट। गणित विषय के शिक्षण में श्यामपट्ट का विशेष महत्व है। गणित की समझ समस्याएं, अंकगणित, बीजगणित या रेखा गणित किसी का भी हल श्यामपट्ट पर किया जाता है। बगैर श्यामपट्ट के गणित का शिक्षण कार्य अत्यधिक कठिन है। श्यामपट्ट की उपयोगिता, यह सुलभ उपकरण है जो कम व्यय पर प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध हो सकता है। इनमें 2 इंद्रियाएं, श्रवण या चक्षु का प्रयोग किया जा सकता है। पाठ का भी विकास श्यामपट्ट पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उपयोग अध्यापक सुविधा अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में कर सकते हैं। प्रतिरूप या मॉडल क्या होता है? तो देखिए, शिक्षण कार्य में जहां वास्तविक वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उन परिस्थितियों में मॉडल या प्रतिरूप को प्रयोग में लेते हैं। मॉडल से छात्रों का ज्ञान अस्थायी एवं स्पष्ट हो सकता है। गणित विषय के शिक्षण में आयताकार, शंकु, बेलन, त्रिभुज आदि के मॉडल दिखाकर शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। रेखा गणित के अतिरिक्त आयत, वर्ग, क्षेत्रफल आदि निकालने के लिए मॉडल का प्रयोग विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट कर सकता है। यह ज्ञान को स्पष्ट एवं अस्थायी बनाने में सहायक है। छात्रों से मॉडल बनवाने में उनमें रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसके प्रयोग से छात्रों की दृश्येंद्रियां और श्रवणेंद्रियां दोनों क्रियाशील रहती है। इससे पाठ का विकास सही दिशा में संभव है। तीसरा है चित्र, चार्ट व रेखा चित्र। शिक्षा की विभिन्न सहायक सामग्रियां में चित्र, चार्ट तथा रेखा चित्र सबसे सरलतम और उपयोगी साधन है। अन्य साधनों को उपलब्ध कराने में पर्याप्त श्रम एवं धन का अपव्यय होता है, परंतु ये कम व्यय पर उपलब्ध हो जाता है। ग्राफ क्या है? देखिए, गणित विषय के शिक्षण में ग्राफ का विशेष महत्व है। गणित तथा विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी इनका प्रयोग होने लगा है। उपयोगिता, ग्राफ की उपयोगिता क्या क्या है? इससे 2 वस्तुओं की तुलना को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे किसी वस्तु के गुण तथा तथ्यों को एक साथ देखा जा सकता है। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। टेप रिकॉर्डर से किसी भी स्थान पर कोई ध्वनि, व्याख्यान या वार्ता को भरा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसे पुनः सुना जा सकता है। गणित शिक्षण में इसकी उपयोगिता को शिक्षाविद ने भी स्वीकार किया है। रेडियो के द्वारा केवल मनोरंजन ही नहीं किया जा सकता, बल्कि शिक्षण कार्य भी किया जाने लगा है। आकाशवाणी छात्रों के लिए विद्यालय कार्यक्रम का नियमित प्रसारण करती है। इससे छात्रों के सामान्य ज्ञान के साथ विषय अध्ययन में भी सहायता मिलती है। अब आइए देखते हैं, अगला है टेलीविजन। आधुनिक युग में शिक्षण का सबसे प्रभावशाली साधन टेलीविजन है। इससे छात्र ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ क्रियात्मक रूप से भी देख सकते हैं और इनकी प्रक्रिया का पूरा दृश्य परिलक्षित होता है। यह एक जीवंत साधन है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियां तथा श्रवणेंद्रियां संयुक्त रूप से क्रियाशील रहती हैं। इसके प्रयोग से छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगला है फिल्म या चलचित्र। फिल्म और सिनेमा। टेलीविजन की भांति फिल्म या चलचित्र का उपयोग शिक्षण कार्य में होता है। विद्यालय में चलचित्रों के द्वारा गणित के बहुत सारे नियमों
तथा परिभाषाओं का ज्ञान कराया जाता है। गणितज्ञों की जीवनियों, उनके मुख्य आविष्कार तथा गणित के इतिहास आदि की जानकारी इसके द्वारा दी जा सकती है। उपयोगिता, इसमें देखने या सुनने की दोनों ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। गणित प्रयोगशाला, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, गणित के ज्ञान की क्रियात्मक रूप से प्राप्त करने तथा व्यवहारिक रूप से अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक सुसज्जित गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जहां छात्र गणित संबंधी प्रयोग तथा अनुभव प्राप्त करके गणित के सिद्धांतों, तथ्यों या प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त कर सकने में समर्थ होंगे। गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता एवं महत्व। सिद्धांतों के निर्माण में आगमन विधि तथा प्रयोगशाला विधि की सहायता लेनी पड़ती है। इस विधि का सही उपयोग प्रयोगशाला द्वारा संभव है। व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला के द्वारा गणित के सिद्धांतों, प्रत्ययों और तथ्यों की सत्यता का पता चल सकता है। छात्रों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों, चेष्टाओं और रुचियों के विकास में प्रयोगशाला सहायक है। अब आइए देखते हैं अगला चैप्टर, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। अशुद्धियों तथा उनका संशोधन, कैसे अशुद्धियां और उसका संशोधन, उसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बालकों की गणित की अशुद्धियों का संशोधन करना बहुत आवश्यक होता है। अध्यापक प्रत्येक अशुद्धि को काटकर उसको सही कर देते हैं तथा अशुद्धि के स्थान पर एक नोट भी लिख देते हैं। इससे बालक को अपनी गलती का ज्ञान हो जाता है और वह उसको सुधारने की कोशिश करता है। परंतु यदि बालक उस अशुद्धि का संशोधन घर के गृह कार्य में नहीं करता है तो अध्यापक की मेहनत बेकार चली जाती है। यदि बालक दोबारा उस अशुद्धि को नहीं करता है तब तो अध्यापक का परिश्रम सफल समझा जाता है, वरना नहीं। इस कार्य को इस तरह समझा जा सकता है कि कक्षा में कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों का संशोधन कक्षा में सभी विद्यार्थियों के समूह किया जाना चाहिए। इस तरह से अधिक संख्या में कौन सी अशुद्धियां सामान्यतः अधिकतर विद्यार्थी करते हैं और जिसके सुधार में उनकी रुचि है। यदि अशुद्धियां सामान्य रुचि की न होंगी तो बालक जिन्होंने अशुद्धियां की है अध्यापक के शिक्षण में कोई रुचि न लेंगे तथा उनका समय भी कक्षा में व्यर्थ नष्ट होगा। व्यक्तिगत अशुद्धियों का निवारण छोटे छोटे समूहों तथा व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए। कुछ अशुद्धियां अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की कॉपी पर ही दूर की जा सकती है। जिस स्थान पर अशुद्धि हो वहां पर पूछो शब्द लिखकर अध्यापक अपनी स्मृति हेतु कक्षा में अशुद्ध के बारे में बालक को बता सकता है। इस तरह व्यक्तिगत अशुद्धि के लिए कुछ और निशान कर रखा जा सकता है। स्कूल में यदि विद्यार्थी किसी एक प्रश्न में गलती करता है तो उस संपूर्ण प्रश्न का हल फिर से दोबारा से दोहराया जाता है। इस तरह के प्रश्नों को पूरा दोहराने से अनुशासन ही महत्वपूर्ण होता है। सवालों को हल करने में मूल रूप से दो प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, एक तो सिद्धांत और दूसरा जोड़ घटाने आदि की। प्रथम प्रकार की गलती अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि एक बार यदि बालक किसी सिद्धांत को ठीक प्रकार से नहीं समझता है तो इस प्रकार की गलती होने की सदा संभावना होती है। इस प्रकार की अशुद्धि को कक्षा में उन सभी बालकों को भली बात समझा देना चाहिए जो कि
उक्त सिद्धांत को ठीक से न समझ सके। अध्यापक को इसकी जांच हेतु कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए गृह कार्य के लिए दे देना चाहिए। प्रत्येक सिद्धांत का पूर्ण निवारण होने तक दूसरे सिद्धांत को कक्षा में बालकों को बताना मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरे प्रकार की अशुद्धि वह है जो बालक सवाल सही सिद्धांत के आधार पर हल करने में जोड़ने घटाने आदि में करता है। इस प्रकार की गलती दो रूपों में पाई जाती है। एक तो वह कि बालक सदा एक ही प्रकार की गलती करे, दूसरी वह जो भूल से किसी पद में कोई गलती हो जाए। दूसरी प्रकार की गलती भयंकर नहीं होती। इस तरह भूल से गलती करने के लिए बालकों को चेतावनी देना ही पर्याप्त है, परंतु प्रथम प्रकार की गलती जो कि बार बार दोहराई जाती है भयंकर होती है। इस प्रकार की गलती की ओर से अध्यापक का विशेष ध्यान होनी चाहिए। पहले अध्यापक को इस प्रकार की गलती ढूंढ लेनी चाहिए और फिर उसके निवारण हेतु उस प्रकार के प्रश्न का पूर्ण रूप से तथा मौखिक विधियों से अभ्यास करने पर दूर किया जा सकता है। अशुद्धियों के कारण। अशुद्धियां करने के निम्नलिखित कारण हैं। किसी नवीन विधि को कक्षा में समझाते समय विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न के हल करने से पहले पर्याप्त संख्या में अभ्यास नहीं कराया जाता है। किसी विशेष कठिन विधि को बालक ठीक रूप से कक्षा में नहीं समझ पाते हैं। पिछली कक्षाओं में विषय के सही प्रयोग कंसेप्ट का ज्ञान नहीं हो पाए। गणित में अध्यापन विधियां, टीचिंग मेथड इन मैथमेटिक्स। अध्यापक को यह सामान्य अनुभव है कि अधिकतर विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। इसका विशेष कारण स्वयं विषय नहीं है, बल्कि पाठन विधि के उपयुक्त न होने के कारण बालक इस विषय को पसंद नहीं करते हैं। बैलार्ड महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा जो एक सुखदायक क्रिया होनी चाहिए थी, एक भयानक स्वप्न बन गई है। जब कभी अध्यापक किसी एक प्रश्न का हल विद्यार्थी को देता है तो वे समझते हैं कि यह हल उन पर एक भार स्वरूप है और जबरन उसके ऊपर थोपा गया है। परंतु उसी प्रश्न के हल करने की विधि बदल देने पर बालक उसमें रुचि लेने लगते हैं और विषय से प्रेम करते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में कहा है, एक ही कक्षा में उच्च कोटि या निम्न कोटि के बालक में बड़ा अंतर होता है। उच्च कोटि के बालक एक ही समय में निम्न कोटि के बालक से 6 गुना अधिक सीखता है, या एक ही कार्य को उच्च बालक निम्न बालक की अपेक्षा 1/6 समय में सीख सकता है। अब आइए देखते हैं गणित शिक्षण की विधियां। मेथड के प्रयोग करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि विधि से क्या तात्पर्य है तथा इसके अंतर्गत जिन युक्तियां तथा प्रविधियों का प्रयोग होता है वे क्या है। विधि, युक्ति और प्रवृत्तियां में क्या अंतर होती है। विधि कक्षा में छात्रों के सीखने तथा शिक्षक के द्वारा शिक्षण क्रिया से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उनके ज्ञान के आधार पर ही विधि स्पष्टीकरण होता है। किसी भी सीखने की स्थिति, लर्निंग सिचुएशन में शिक्षण तथा छात्र का पठन दोनों आते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण में निम्न बातें आती हैं: प्रेरणा देना, समस्याएं प्रस्तुत करना, उदाहरण देना, परख का प्रयोग, छात्रों की सहायता से पठन सामग्री का संगठन तथा निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन, छात्रों की क्रियाएं, प्रेरित करना,
निरीक्षण करना, पुराने अनुभवों का प्रत्यास्मरण करना, ध्यान से सुनना, पाठ्य वस्तु का ज्ञान कराना, निष्कर्ष निकालना। पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। इस विधि में छात्र उदाहरणों द्वारा किसी समस्या, किसी सामान्य नियम या ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम को निकलवाया जाता है। इस विधि के बारे में लैंडन ने कहा है कि जब कभी हम बालकों के समूह बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तब हम शिक्षण में आगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इस विधि में सामान्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है: ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन विधि में निम्न पदों का प्रयोग अध्यापक करते हैं: उदाहरणों की प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण कार्य करना, सामान्यीकरण, सत्यापन। आगमन विधि के गुण। इस विधि द्वारा बालक स्वयं परिश्रम करके नवीन नियमों की खोज करता है, इसलिए ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि से छात्र मनोवैज्ञानिक ढंग को अपनाकर ज्ञान प्राप्त करता है। इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में छात्र में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास बढ़ता है। अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन मिलता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होने के कारण विषय रुचिकर हो जाता है। आगमन विधि के दोष। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होती है, समय अधिक लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है, सभी विषय व विषय वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती है। निगमन विधि। निगमन विधि आगमन विधि की पूर्णतः विपरीत विधि है। इसमें पहले छात्रों को नियम बता दिया जाता है, तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में नियम या सिद्धांतों की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। पहले अध्यापक छात्र के समक्ष नियम या सिद्धांत प्रस्तुत कर उसे रटाते हैं, तत्पश्चात उदाहरण द्वारा पुष्टि करते हैं। इस विधि के बारे में लैंडन ने कहा कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण पहले परिभाषा या नियम सिखाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। नियम अथवा सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण। नियम या सिद्धांत का प्रयोग उदाहरण देना, निष्कर्ष निकालना, सत्यापन। इस विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है: ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। निगमन विधि के गुण। इस विधि में समय की बचत होती है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न हल कराए जाते हैं, इसलिए अध्यापक इस विधि का अधिकतर प्रयोग करते हैं। इससे छात्रों की स्मृति में वृद्धि होती है, क्योंकि छात्रों को अनेक सूत्र ज्ञात करने पड़ते हैं। बार बार के अभ्यास से यह विधि अधिक लाभप्रद होता है। निगमन विधि के दोष। इस विधि में छात्र नियमों या सिद्धांतों का ज्ञान प्रयत्न व परिश्रम से प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि अध्यापक उस सूत्र को पहले ही बता देते हैं, जिससे छात्र की जिज्ञासा, तर्क, विचार और शक्ति का बौद्धिक विकास नहीं होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अपूर्ण व अस्पष्ट होता है। यह विधि छात्रों में रटाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। अब आइए देखते हैं अगली विधि, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि से हमारा तात्पर्य किसी भी समस्या की तह तक पहुंचने के लिए तथा समस्या का हल सुविधा पूर्वक खोजने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में विभक्त किया जाए और इस तरह अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचने का प्रयास करते हैं।
इस प्रकार रेखा गणित, अंकगणित, बीजगणित की समस्याओं का हल खोजने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित बातों के कहने हेतु किया जाता है। अंकगणित में किसी न किसी समस्या को हल करना होता है। जब किसी प्रमेय को सिद्ध करना होता है, जब रेखा गणित में किसी रचना का हल ढूंढा जाता है। विश्लेषण विधि के गुण। पहला है, इस विधि द्वारा खोज की विधि में परीक्षण करता है और जीवन से संबंधित गणित की समस्याओं को हल करने के तरीके सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के कार्य करने से छात्र मौलिकता आती है। इस विधि द्वारा सीखी ज्ञान अस्थायी होती है, क्योंकि इस विधि में छात्र स्वयं अपने प्रयास से ज्ञानार्जन करने का अवसर प्राप्त करता है। विश्लेषण विधि के खोज दोष। इस विधि द्वारा सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह एक अपूर्ण विधि है। अब आइए देखते हैं संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में समस्या को जीवित खंडों से तोड़कर उसे हल की विधि खोजी जाती है, परंतु संश्लेषण विधि में समस्या के इन जीवित खंडों को मिलाकर उन हल प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, इसलिए यह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। अब आइए देखते हैं संश्लेषण विधि के गुण। यह शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में समय और शक्ति दोनों का बचत होता है, क्योंकि इसमें सोचने समझने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः छोटे और कमजोर छात्रों भी इससे लाभ उठा सकते हैं। संश्लेषण विधि के दोष। इस विधि में क्रियाओं के पदों का हमारे पास कई कारण नहीं होते। तर्क के अभाव में छात्रों को रटने का सहारा लेना पड़ता है। यह विधि रटने की क्रिया पर निर्भर होने के कारण इसमें यदि किसी ज्ञान का विस्मरण हो जाए तो उसे पुनः खोजा नहीं जा सकता है। इस विधि में छात्रों को सोचने समझने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, अतः वे निष्क्रिय रहते हैं और इसलिए इस विधि में सही अर्थों में सीखना नहीं हो पाता है। प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड। प्रयोग शब्द एक व्यापक शब्द है। प्रारंभ में व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को खाकर देखा होगा, अर्थात उसको खाने का प्रयोग किया होगा और प्रयोग के आधार पर उन्हें लाभकर पाया होगा। उसका खाना जारी रखा होगा और जिन्हें प्रयोग के आधार पर हानिकारक पाया होगा उसका खाना वर्जित किया होगा। अगर वास्तव में विचार किया जाए तो व्यक्ति ने अब तक जो भी कुछ सीखा है वह सब प्रयोग अथवा निरीक्षण, अनुभव, निर्णय द्वारा ही सीखा है। प्रयोगशाला विधि के गुण। इस विधि में अनुसंधान प्रक्रिया प्राकृत है। यह विधि पदार्थों के स्थूल भाग से प्रारंभ होता है, इसलिए छात्र रुचि लेते हैं। इस विधि द्वारा गणित के प्रयोग आसानी से हो सकते हैं। प्रयोगशाला विधि के दोष। गणित में छात्रों को अनुसंधान करना आसान काम नहीं है। यह शिक्षण की बहुत धीमी गति की विधि है। इस विधि में आर्थिक भार अधिक पड़ता है। अब आइए अगला देखते हैं, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। इस विधि की खोज प्रोफेसर H.E. एंगस्ट्रॉम ने की थी। इसका प्रयोग विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए किया गया था, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण गणित में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मैं मालूम करता हूँ। इस विधि में
छात्र अन्वेषक के रूप में क्रियाशील रहते हैं तथा वे स्वयं कार्य कर समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। यह विधि शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थी में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के गुण बालक में पहला है ह्यूरिस्टिक विधि के गुण के पहला, बालकों में सत्य जानने की उत्सुकता बनी रहती है तथा वे तथ्यों को ध्यानपूर्वक समझने की आदत डाल लेते हैं। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं नवीन ज्ञान की खोज करते हैं तथा उसका ज्ञान अस्थायी व व्यावहारिक होता है। इस विधि में बालकों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ह्यूरिस्टिक विधि के दोष, प्रारंभिक अवस्था में बालक को द्वारा नवीन ज्ञान की खोज करना संभव नहीं है। उनका विकास इस विधि द्वारा अपेक्षित स्तर का नहीं होता है, अतः उनके अनुसंधान करने की आशा नहीं की जा सकती है। यह विधि छोटी कक्षाओं में प्राय असफल सिद्ध होगी। अध्यापक द्वारा औपचारिक अध्ययन आवश्यक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता कि गणित में कुछ उप विषयों को इस विधि से पढ़ाया जा सकता है। प्रयोजन, गणित में प्रयोजना विधि या कार्य विधि, प्रोजेक्ट मेथड, अन्य विषयों की भांति गणित के क्षेत्र में भी प्रयोजना एक विशेष स्थान रखती है। अब प्रश्न उठता है कि प्रयोजना का क्या अभिप्राय है। किसी भी प्रयोजना से यदि प्रयोग आ जाए तो ऐसी प्रयोजना को प्रयोग प्रयोजना कहेंगे। इस प्रकार शिक्षक अपनी कक्षा में अनुसंधान कर सकता है और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। एक जिज्ञासु शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में नाना प्रकार के गणित संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि शिक्षक इन समस्याओं का हल प्रयोग द्वारा कर सके तो पद्धति को प्रयोग प्रयोजना कहा जाता है। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, पर्यावरण शिक्षण के लिए समस्या समाधान सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें छात्र की समस्त मानसिक क्रियाएं संलग्न होती हैं, अतः अध्ययन सफलतापूर्वक हो जाता है। समस्या समाधान विधि में करके सीखने की प्रक्रिया निहित रहती है। यहाँ इस समस्या से आशय है कि ऐसी स्थिति से है जिनमें किन्हीं कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से कोई क्रिया की जाती है। वैलेसे के अनुसार समस्या सब चुनौती की ओर इंगित करती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन एवं अन्वेषण की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान विधि के पद, स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या की अनुभूति, समस्या का परिभाषीकरण, समस्या का विश्लेषण, पद्धति तथा सूचनाओं का संग्रह, पद्धतों का निर्वचन, परिकल्पनाओं का निर्माण, निष्कर्ष निकालना व सामान्यीकरण करना, निष्कर्षों की जांच। समस्या समाधान विधि के गुण, यह विधि छात्रों में अत्यधिक उत्सुकता पैदा करती है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। यह विधि व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। समस्या समाधान विधि के दोष, कभी कभी समस्या छात्रों के मानसिक स्तर से ऊंची होती है। सभी शिक्षक इस विधि का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। समस्या निर्माण में व्यर्थ के समय नष्ट होती है। अगला है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। यह विधि निम्न कक्षाओं में उपयुक्त नहीं होती है। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं में लाभप्रद होता है, परंतु उच्च कक्षा में भी इसके साथ प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग भी करना चाहिए। आधुनिक युग में गणित पढ़ाने में यह विधि स्कूल में प्रयोग में नहीं लाई जाती क्योंकि इसमें बालकों की अपेक्षा शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं और इस विधि में शिक्षक अपने व्याख्यान के द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान देते हैं। गुण, इसके व्याख्यान विधि के गुण क्या है? इस विधि द्वारा अधिक पाठ्य वस्तु को कम समय में किया जा सकता है।
यह विधि बड़ी कक्षाओं में उपयुक्त होती है। इस विधि में विचारों की कड़ी क्रम का क्रम नहीं टूटता है। दोष, इसका दोष क्या है? तो पहला दोष है, इसमें केवल सूचनाएं प्राप्त होती है जो गणित में विशेष आवश्यक नहीं है। दूसरा है, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि यह विधि विद्यार्थियों के मस्तिष्क को सोचने का अवसर नहीं देता है। तीसरा है, इस विधि ने एक विचार दूसरे के बाद सक्रियता में आता है और जिससे घर पर अध्ययन अधिक करना पड़ता है। अब अगला विधि है डॉगमेटिक विधि। तो इस विधि में गणित पढ़ने की सूक्ष्म रूपरेखा अध्यापक का कड़ापन होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ की शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत योग्यता पर ध्यान नहीं देता। ये इस विधि में अनुयायियों फॉलोअर्स का यह मत है कि गणित पाठन में विशेष ध्यान की सत्यता पर होनी चाहिए। अब आइए अगला चैप्टर देखते हैं, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण का। नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य। निदान हेतु प्रत्येक स्तर या अध्याय पर एक परीक्षण तैयार किया जाता है। नैदानिक परीक्षण के पदों की व्याख्या करने से पहले उस परीक्षण के उद्देश्य देना आवश्यक है। नैदानिक परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं: गणित विषय के शिक्षण तथा अध्ययन में सुधार लाना छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए लाभदायक होता है। यदि छात्र किन्हीं गणित के प्रत्ययों को स्पष्ट नहीं समझते हैं तो शिक्षक अपनी विधि से परिवर्तन लाना होता है। कक्षा में गणित में पिछड़े बालकों को पहचानने से जिससे सुधार हेतु निदान संभव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों के विषय संबंधी विकास में रुकावट आने वाले तथ्यों को जानना तथा उपचारात्मक सुझाव देना। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्ययन पद्धति का दिशा निर्देशन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित में कमजोर आंकने और उसके आधार पर सामूहिक उपचारात्मक पद्धति अपनाना। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में कमियों के आधार पर परिवर्तन लाना जिससे वे छात्रों के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों की कमियों को जानने हेतु उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, अब आइए देखते हैं निदानात्मक परख के पद क्या क्या होते हैं। इसके पद, निदानात्मक परख तैयार करने के लिए निम्न पदों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है, गणित के क्षेत्र में छात्रों द्वारा गलतियों का पता लगाना। यह कार्य या तो गणित के क्षेत्र में साफल्य परख द्वारा या छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के विश्लेषण द्वारा ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, परख प्रश्न का निर्माण। इस पद में इस प्रकार की गलती को 3 या 4 छोटे छोटे प्रश्न तैयार किए जाते हैं। परख का प्रयोग, तैयार की गई परख को छात्रों के बड़े समूह में किया जाता है। गलतियों का पता लगाना, गलतियों का पता लगाने में उपचार हेतु कार्य संभव होता है। गलतियों को एक साथ उनकी प्रकृति के अनुसार रखना। इस पद में उच्च प्रतिशत से निम्न प्रतिशत के आधार पर गलतियों के प्रकारों को रखा जाता है। उपचार करने के में सबसे प्रथम उच्च प्रतिशत की गलतियों का निवारण किया जाता है, फिर इससे नीचे वाले प्रतिशत की गलतियों का निवारण किया जाता है। इस क्रम में धीरे धीरे निम्न प्रतिशत वाली गलतियों का उपचार किया जाता है। अंत पद में प्रत्येक गलती के कारण का पता लगाया जाता है जिससे भविष्य में उन कारणों पर ध्यान रखा जाए और छात्र गलती दोबारा न कर सके। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, विषय के क्षेत्र में निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक वर्क की समाप्ति पर छात्रों के लिए उनकी कमजोरी दूर करने हेतु शिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्य को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। एक बार छात्र में गणित की
में कमजोर का पता चलने पर उपचारात्मक कार्य सरल हो जाता है। उपचारात्मक कार्य वर्ष के अंत में न करके प्रत्येक अध्याय समाप्ति पर किया जाना चाहिए। यदि अध्याय के समझने में छात्र को किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव होती है तो उसका निवारण उसी समय करने से छात्र की कमजोरी आगे नहीं जा पाती है तथा उसको विषय समझने में कम समय लगता है और इस प्रकार निदान तथा उपचार साथ साथ चलने से विषय का ठीक ज्ञान ठीक प्रकार से होता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा हमें जब छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का ज्ञान हो जाए तो हमें उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक कार्य करना होता है। यह कार्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के से किया जाना चाहिए। उपचारात्मक कार्य करते समय छात्रों का वर्गीकरण एक मंद व प्रखर वाले छात्रों के लिए अलग अलग प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रकार कार्य अभ्यास कार्य से भिन्न होता है। त्यागी एवं श्रीवास्तव के अनुसार रोग के निदान के बाद जब उसके अनुकूल इलाज किया जाता है तो वह उपचार होता है। इसी प्रकार गणित शिक्षण में छात्र की ग्राहकता की कमजोरी का पता लगाकर उसको दूर करने के लिए जिस प्रकार का शिक्षण किया जाता है वह उपचारी शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने के लिए अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो छात्र जिस विषय में कमजोर है उनको मॉडल चार्ट आदि के सहयोग से समझाना चाहिए। कमजोर छात्रों को आगे बैठाना चाहिए जिससे अध्यापक का उनके प्रति उचित ध्यान रखे। कुछ समय के लिए कमजोर छात्रों की एक अलग कक्षा बना देना चाहिए जिससे उनकी ओर उचित ध्यान रहे। कमजोर छात्रों से स्वयं के द्वारा बार बार अभ्यास कराना चाहिए। कमजोर छात्रों को विषय के प्रति उत्साही करते रहना चाहिए। विद्यालय में उपचार हेतु निम्न व्यवस्था करनी चाहिए। कौन कौन सी है? पहला है छात्रों की कमजोरी दूर करने हेतु उनके पाठ्य वस्तु को दोहराना चाहिए इससे उनकी कमजोरी दूर की जा सके। छात्रों की कमजोरी के आधार पर छोटे छोटे समूह बनाकर अलग अलग शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। गणित के क्षेत्र में छोटे छोटे प्रोजेक्ट तथा समस्याएं देनी चाहिए। इसके द्वारा कक्षा शिक्षण में जो प्रत्यय स्पष्ट न हो सके वे स्पष्ट हो जाए। छात्रों के अध्याय की समाप्ति पर अभ्यास तथा गृह कार्य दिया जाना चाहिए ताकि जो कुछ कमजोरी रह गई हो वह दूर हो जाती है। छात्रों की अभिक्रियात्मक कार्य प्रोग्राम्ड वर्क उनकी कमजोरी की प्रकृति के अनुसार अभिक्रमिक कार्य देते रहना चाहिए। जो छात्र गणित के जिन तथ्य पद तथा प्रत्यय को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं शिक्षक को चाहिए कि वह उन्हीं क्षेत्रों से अभिक्रमिक कार्य तैयार करके स्वयं छात्रों को करने को दे। इस पर कार्य करने से छात्र की कमजोरी दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित में के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिसमें छात्र को अधिक कमजोरी होती है उनकी गोष्ठियां का आयोजन कराया जाए। इससे इनके द्वारा छात्रों की कमियां दूर की जा सके। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं अगले मैराथन वीडियो में। अब आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।